की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की। अब से थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट के विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। देखना है महत्वपूर्ण होगा कि टॉप 5 मंत्रालयों में क्या किसी को बदला जाता है, क्योंकि जिस तरह का बदलाव का मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है, यह साफ संकेत है कि अब प्रधानमंत्री मोदी अपनी नई टीम से और बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशुतोष है, राहुल देव जी है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा है, गुरदीप सप्पल साहब है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आरएसएस के विचारक और ड्यू के प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी में मेरे साथ मौजूद है। शुरुआत में यही से करूंगा, गुरदीप सप्पल जी, खराबी डब्बों में थी या इंजन में थी? खराबी तो पूरे सिस्टम में है। आजकल बीजेपी को सिस्टम का बड़ा शौक है। आप देखिए पिछले 7 साल में जो भी बीजेपी ने वायदे किए थे, बहुत अच्छे वायदे किए थे। एक ब्लैक मनी का था, अडवाणी जी का, और डोवल साहब जो अभी एनएसए हैं, उनकी टास्क फोर्स बनी थी कि 25 लाख करोड़ रुपया विदेश में पड़ा है। आज 7 साल हो गए, स्विस बैंक में पैसा बढ़ गया भारतीयों का, लेकिन 25 लाख करोड़ वापस नहीं आया। ब्लैक मनी के नाम पे डिमोनेटाइजेशन कर दिया, पूरे देश का पैसा छीन लिया, नोटबंदी कर दी। उस वक्त देश में 17,97,000 करोड़ कैश था, आज वो 28 लाख करोड़ हो गया है, 60% बढ़ गया है। ठीक है, आप वहां फेल हो गए। पूरे देश में कहा कि हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, आज आप एक स्मार्ट सिटी ढूंढ के बता दीजिए। पूरे देश में जो जीडीपी है हमारी, उसका जो रेशियो है नेशनल डेट का, राष्ट्रीय कर्ज का, वो 85% था 2003 में। मनमोहन सिंह की सरकार उसको कम करके 68% पे लाई। आज 7 साल में 68 से वापस 90% कर दिया। पूरा देश कर्जे के अंदर डूबा है। आप कौन सा ऐसा सेक्टर लेंगे? आप पेट्रोल की बात करते हैं, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो गया है। और क्यों हो गया है? क्योंकि आपने ओएनजीसी को बर्बाद कर दिया है, आपने लगान लगा रखा है, आपकी इकोनॉमी चल नहीं रही है। हर आदमी से जब 1 किलोमीटर चलता है तो आप हर किलोमीटर पे पैसा ले रहे हैं। ओएनजीसी का मैं आपको बताऊं दीपक जी, 2014 में कैश रिजर्व था 1,07,000 करोड़, उसको कम करके पिछले साल 100 करोड़ पे ले आए। इस साल बढ़ के वो करीब 2,000 करोड़ दोबारा हुआ है। कर्जे में ओएनजीसी कर दी है। जो तेल ढूंढने के लिए पैसा लगाना था देश के अंदर, वो पैसा 1/3 कर दिया है, 1/3। और अब जो देश के तेल के कुएं विदेशियों को दे रहे हैं, बाहरी कंपनी को दे रहे हैं, तो किसी एक लेवल पे तो सफल हुए होते। कोई एक, आप प्रचार छोड़ दीजिए, सिलेंडर की बात की कि हम सिलेंडर दे रहे हैं, आज सिलेंडर किस रेट पे दे रहे हैं? सब्सिडी 0 है। आज 1 पैसे की सब्सिडी सिलेंडर के अंदर नहीं है। डिक्लेयर नहीं किया, नोटिफिकेशन नहीं किया, चुपचाप सब्सिडी कम कर दी। सब गरीबों को आज उसी बाजार के रेट पर सिलेंडर लेना पड़ रहा है। तो कौन से ऐसा डब्बा है, कौन सी ऐसी पटरी है जिसपे कि सरकार ठीक चली है? मुझे बताइए। गंगा साफ हो गई, बुलेट ट्रेन चल गई, जो नदियों को जोड़ना था वो हो गया। ठीक है, लेकिन इकबाल सिंह लालपुरा साहब के पास चलते हैं। इकबाल सिंह लालपुरा, कोई एक चीज बताइए मुझे। इकबाल सिंह लालपुरा जी, गुरदीप कह रहे हैं ना इंजन में दम है, ना डब्बे में और ना पटरियों में। बात यह है कि इनकी किस बात का जवाब दूं जब बात ही झूठ पे हो रही है। मैं तो एक छोटी सी बात पूछता हूं कि पंजाब में 6 महीने से आपको ये नहीं पता कि आपका चीफ मिनिस्टर कौन है और आपका नवजोत सिद्धू है या दूसरा है। आप यहाँ का काम बंद करके दिल्ली में बैठे हो और तीनों परिवार के जो सदस्य हैं उनमें एकता नहीं है कि फैसला ले लें। दूसरी बात, आप ये आंकड़े कहाँ के गिनवा रहे हैं? पंजाब में पेट्रोल 5.5, डीजल 5.5 रुपए महंगा है और पेट्रोल 4 रुपए महंगा है हिमाचल से। आप यहाँ वैट कम कर दीजिए, सस्ता हो जाएगा। आप तो जो आपके पास है वो आप करके नहीं दिखा रहे, बाकी बातें तो वो कर रहे हो जो कभी ना किसी ने सुनी है ना देखी है। पर भारत ने विकास किया है, भारत की इकोनॉमी ने विकास किया है, और भारत ने जो सबसे बड़ा दुनिया का चैलेंज है कोविड का जो पैंडेमिक है, उसको बहुत अच्छी तरह उसमें सारे देश के लोगों को बचाया है, उनका उपचार किया है और सबको फ्री मेडिसिन भी दी जा रही है, फ्री फूड भी दिया जा रहा है। आप बताइए आपने क्या किया? मैं बताता हूं ये बातें जो हैं, हाँ बताइए। अभी पंजाब के बारे में बता दीजिए, पेंशन के बारे में सारे एम्प्लॉय रो रहे हैं। अरे हाँ, मैं पंजाब की नहीं, मैं देश में तो आप है ही नहीं, देश में तो आप है ही नहीं। मैं देश की बात क्या करूँ आपसे? आपको तो 7 स्टेटों में आपसे, हाँ,
पंजाब की बात करते करते मुझे समझ नहीं आ रहा गुरदीप सप्पल साहब, पंजाब में कांग्रेस कांग्रेसियों से लड़ेगी या अकाली दल और बाकी गठबंधन से? बिल्कुल, पंजाब की बात करते करते लड़ाई उत्तराखंड में क्रैश कर गई, मुख्यमंत्री बदल गया। पंजाब की बात करते बदल तो दिया हमने दो बदले, कर्नाटक में गौड़ा जी को भेज दिया, कुछ दिनों में वहां भी इसका रंग नजर आ जाएगा कर्नाटक में। ऐसा नहीं है, लड़ाई इनके अपने स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में 3-3 लीडर्स के अंदर, 4-4 लीडर्स के अंदर जो लड़ाई हो रही है सबको दिख रही है। तो लड़ाइयों की बात छोड़ दीजिए, सत्ता में लड़ाई। सवाल ये जो मैंने कहा, क्या आज आप कहते हैं महंगाई नहीं है देश में? इकबाल सिंह जी कहते हैं देश में महंगाई नहीं है, हम मान जाएंगे। कह दें कि पेट्रोल इतना महंगा होना चाहिए जो हो रहा है, हम मान जाएंगे। क्या पेट्रोल महंगा नहीं है? क्या आपने ओएनजीसी को खत्म नहीं कर दिया इतने साल के अंदर? कर दिए। अगर नहीं किया तो मुझे बताइएगा ना। आप पूरे देश के अंदर एमएसएमई सेक्टर का भट्टा बैठ गया है। हर आदमी की इनकम 97%, सीएमआई का डेटा है ना, हमारा तो डेटा नहीं है, 97% लोगों की आय कम हुई है और 3% के पास पैसा शिफ्ट हो गया है। जो टॉप 3% है, देश की संपत्ति उनकी जेब में चली गई। नहीं हुआ तो बता दीजिए। अगर आज बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह जी ये कह दें कि देश में महंगाई नहीं है और उस पर इनकी सरकार को काम, हम तो फ्री राशन दे रहे हैं। ठीक है, आप महंगाई की बात कर रहे हो। इट्स ए सिंपल मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दुनिया में जो है सप्लाई डीजल और पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की, जो उन्होंने प्रोडक्शन ही कम की हुई है ओपेक कंट्रीज ने, तो जब सप्लाई आएगी तब ही जाके इसका प्राइस कंट्रोल होगा। और होगा जरूर, होगा क्यों नहीं होगा। एक लाइन बोल दो, फ्री राशन पे आपकी सरकार ने कहा 96,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट मैं रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ। गुरदीप जी, आपकी आवाज में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज आधी सुनाई दे रही है, आधी नहीं सुनाई दे रही है, इसलिए मैं अवनीश जी के पास जाता हूँ। गुरदीप सप्पल का कनेक्शन प्लीज चेक करवाइए, आपकी आधी आवाज आ रही है, आधी आवाज जा रही है। अवनीश जी, आप कहना चाहते थे कुछ, जब गुरदीप सप्पल पंजाब के बारे में कह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ पंजाब के बारे में नहीं कह रहा हूँ, और मैं गूगल का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, ना मेरी इच्छा होती है, ना मेरी क्षमता नहीं है, मैं तो सच बात। ठीक है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का प्रभार दिया गया है। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का प्रभार दिया गया है, सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी आई है। मैं बता दूं, कैबिनेट के पोर्टफोलियो आने लगे हैं और अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का प्रभार दिया गया है। एक नया मंत्रालय शुरू किया गया है जिसमें मेरे ख्याल से, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से, राज्यों और सेंटर को के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। कोविड काल में हमने देखा कई राज्य सरकारों ने आरोप लगाया, जैसे दिल्ली ने लगाया ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जब सप्लाई की बात आई तो किस तरह के ऑडिट की बात आई तो आम आदमी पार्टी सरकार कुछ और कहने लगी। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब नीचे अवस्थी जी बताइए। मैं एक बात कह रहा था कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं एज ए पत्रकार कि यूपीए 2 के कितने मंत्रियों को भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 7 सालों में इस एनडीए की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में, एक भी मंत्री को भ्रष्टाचार के कारण मंत्रिपरिषद से बाहर नहीं जाना पड़ा है। ये देखना चाहिए इस देश को, इस देश की जनता को, पत्रकारों को, मीडिया को देखना चाहिए। जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, आप कोरोना में अव्यवस्था का सवाल उठाते हैं। जो मेडिकल सिस्टम है वो 2, 3, 4, 5 साल में एम्स नहीं बन जाते, उसके लिए लंबा समय चाहिए होता है। सिर्फ 7 साल या 5 साल या 4 साल या 2 साल या 6 महीने में नहीं आप देख सकते। जिसकी सबसे अच्छी व्यवस्था है अमेरिका में मेडिकल व्यवस्था, वहाँ पर कितनी मौतें हुई और यहाँ पर कितनी हुई। वहाँ पर सबसे अच्छा होने के बावजूद नहीं उसको नहीं संभाल पाए। और अगले सालों में कुछ व्यवस्था बढ़नी चाहिए। 70 सालों में जो मेडिकल व्यवस्था जिलों तक, गांवों तक जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंची ना, ये सच है ना। और आपने अभी कहा कि जिस दिन ऑडिट की बात हुई, ऑक्सीजन ऑडिट की, उस दिन ऑक्सीजन की कमी खत्म हो गई। स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है मनसुख मांडविया गुजरात से आते हैं। मनसुख मांडविया के पास कई सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री दे दी थी अनौपचारिक तौर पर, वैक्सीन के बारे में और बाकी चीजों के बारे में। उन्हें बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री। तो ये बड़ी खबर है। मनसुख मांडविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री है, प्रधानमंत्री के फेवरेट लोगों में से एक है और कोरोना की दूसरी लहर में लगातार और सतत काम किया था मनसुख मांडविया ने। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को बनाया गया है। नया स्वास्थ्य मंत्री देश को मिल गया। आशुतोष, क्या टिप्पणी देंगे? ये मुझे लगता है कि ये तो इस पे निर्भर करता है कि वो काम किस तरीके से करते हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि मंत्रियों के फेरबदल करने से फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस कि मंत्रियों को टैलेंट के हिसाब से ऑटोनॉमी दी जाए, उनको फैसले लेने की आजादी दी जाए और उनके ऊपर भरोसा किया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है अनावश्यक रूप से उनके ऊपर दबाव ना डाले।
ये महत्वपूर्ण बात। लेकिन अभी एक थोड़ी देर पहले ब्रिजेश जी एक बात कह रहे थे कि सरकार ने भ्रष्टाचार के आधार किसी का इस्तीफा नहीं लिया। मैं उनको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ। बोफोर्स के बाद पहली बार ऐसा हो रहा जब दो देशों में भारत से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल हो रही है। पहली भारत बायोटेक को लेकर जांच पड़ताल ब्राजील में हो रही है और दूसरी राफेल को लेकर फ्रांस में हो रही जांच पड़ताल। अगर इनके नतीजे सामने आए तो हो सकता है भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाए। इसलिए ये कहना कि भ्रष्टाचार के आरोप में किसी के इस्तीफे नहीं लिए गए, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर ब्राजील और फ्रांस में अगर इंडिपेंडेंट जांच हो गई कायदे से और इन दोनों जगहों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। जांच हो रही है, दीपक जी, ये अच्छा, एक और बड़ी खबर आशुतोष मैं आपको रोकूंगा। केमिकल और फर्टिलाइजर का प्रभारी मनसुख मांडविया को दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ केमिकल और फर्टिलाइजर। मैं आप सबको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। बड़ी खबरें आ रही हैं इस वक्त। और विज्ञान का जो प्रभार था वो नरेंद्र मोदी खुद देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देखेंगे। ये दो मंत्रालय जहां तक मुझे याद है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के पास थे। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। मनसुख मांडविया जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर बेहतर काम किया था कोरोना 2 के मैनेजमेंट पे, उन्हें बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री। और केमिकल और फर्टिलाइजर जिसके अंडर में दवाइयां आती है वो प्रभार भी उनको दिया गया है, दवाइयों का प्रोडक्शन। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री रहेंगी। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री रहेंगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रधानमंत्री खुद देखेंगे जो हर्षवर्धन के पास था। लगातार डिटेल्स आ रही हैं, महत्वपूर्ण घोषणा ये, इसलिए मैं पैनल से डिस्कस नहीं कर रहा हूं। राहुल जी, नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है ये अच्छा चयन है। मनसुख मांडविया के काम करने का तरीका, उनकी सादगी और उन्होंने जो पूरे अपने जीवन में एक समाज के लिए सक्रियता दिखाई है, सामाजिकता दिखाई है, उस लिहाज से, और वो सक्षम भी हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा चयन है। अब आगे तो जब वो काम करना शुरू करेंगे तभी पता चलेगा। और उसके साथ ही दवा और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स को भी जोड़ने का सीधा मतलब ये है कि अब स्वास्थ्य सेवाओं में, उसके ढांचे में और दवाइयों केमिकल्स में एक संगति होगी, दोनों मिलकर एक सिनर्जी आएगी और एक व्यक्ति इन सिनर्जीज को ठीक से मेंटेन करके चला सकेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती उनको दी गई है। ये उनकी कार्यकुशलता, उनकी दक्षता के लिए बहुत बड़ी परीक्षा होगी। चुनौती दी गई है मनसुख मांडविया को। ये बहुत बड़ी परीक्षा होगी मनसुख मांडविया के लिए। मनसुख मांडविया प्रधानमंत्री के साथ बहुत नजदीकी से काम करते रहे हैं, गुजरात से आते हैं, एक अच्छे वर्कर माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने हैंड है और मनसुख मांडविया पर प्रधानमंत्री बहुत भरोसा भी करते हैं। इसलिए सबसे चैलेंजिंग जॉब अगर किसी को मिला है तो वो मनसुख मांडविया को मिला है। दोनों केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का भी उनको चार्ज दिया गया है और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय का। मनसुख मांडविया जो है वो शिपिंग और केमिकल फर्टिलाइजर्स के राज्य मंत्री थे। भावनगर से आते हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में शुरू से बने हुए हैं। 2012 से वो राज्यसभा के मेंबर हैं। ज्यादा उम्र नहीं है, मात्र 48 साल की उम्र है मनसुख मांडविया की, 48 साल की उम्र के हैं। 31 मई 2019 को सबसे पहली बार मंत्री बने थे। उसके बाद से मनसुख मांडविया ने एमए इन पॉलिटिकल साइंस है भावनगर यूनिवर्सिटी से, राज्यसभा के मेंबर हैं, बहुत सिंप्लिसिटी पे भरोसा करते हैं, अपनी पदयात्राओं के लिए जाने जाते हैं। वो पदयात्राओं पर विलेजेस में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं। इस कंट्रीब्यूशन टू सर्विंग द नेशन कैन आल्सो बी सीन फ्रॉम हिज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP के ये प्रभारी रहे हैं। ही वॉज रिसेंटली ऑनर्ड बाय द यूनिसेफ एंड अदर्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वुमेन्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी महिलाओं की जो हाइजीन होती है उसके काम के लिए उन्हें जाना जाता है। यूनिसेफ भी उनको अवार्ड कर चुका है। वो अपनी इंटेलेक्ट और थॉटफुल लीडरशिप के लिए भी जाने जाते हैं।
उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी भारत को रिप्रेजेंट किया है, जिस पर उन्होंने 2030 का जो एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस पर उन्होंने यूएन में स्पीच दिया था। साइकिल से मनसुख मांडविया पार्लियामेंट में ऑफिस आते हैं, सिंपलिसिटी पर बहुत यकीन रखते हैं, मात्र 48 साल की उम्र है। तो मनसुख मांडविया को एक बड़ा प्रमोशन, मनसुख मांडविया अब स्वास्थ्य मंत्री होंगे, नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे। अब कुछ पोर्टफोलियो और आ रहे होंगे। आशुतोष, प्रोफाइल तो अच्छा दिखाई देता है मनसुख मांडविया का, लेकिन सब देखिए ये सारी प्रोफाइलें पास। ठीक है, एक और खबर आ गई है, पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। जी, पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, ये एडिशन में होगा। जहां तक मुझे याद आता है, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास के साथ साथ कपड़ा मंत्रालय भी देख रही थी, जो पीयूष गोयल को दिया गया है। जी आशुतोष, माफ कीजिए, रोका मुझे लगता है कि इस पीयूष गोयल को निराशा हुई होगी, क्योंकि पीयूष गोयल लंबे समय से अपने आप को वित्त मंत्री के तौर पर देख रहे थे और उनको लगता था कि हो सकता है वो वित्त मंत्री बन सकते थे। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि मांडविया के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में ये है, जो एसबीआई ने कहा है। एसबीआई की रिपोर्ट है, वो कहती है कि अगस्त के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आएगी, सितंबर के मध्य तक वो अपने पीक तक पहुंचेगी। और इस बार जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, वो दूसरी लहर से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। इस तरीके की रिपोर्ट एसबीआई की तरफ से आई है। ऐसे में उनके पास महज 1 महीने का वक्त, बल्कि और कम का वक्त है। इस दौरान उनको सारे इंतजाम करने पड़ेंगे, वो सारी चीजों को करना पड़ेगा। तो उनकी चुनौती इस वक्त वाकई में सबसे बड़ी है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का मैंडेट ये है कि वो राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में कोऑर्डिनेशन करेगा, तो क्या ये माना जाए कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी जी ने 2013-14 में दिया था, वो पूरी तरीके से फेल हो गया है? अगर वो फेल हुआ, इसका मतलब भारत का फेडरल स्ट्रक्चर भी फेल हुआ है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसके बारे में कहा जाता था देश के अंदर जो कोऑपरेटिव आंदोलन होंगे उसको देखा जाएगा, ऐसा कुछ सरकारी तंत्र की तरफ से इस तरीके की बात हुई थी। तो मुझे ये बात समझ में अभी फिलहाल नहीं आ रही कि इस मंत्रालय का रोल क्या होगा। ठीक है, और अमित शाह, आशु, मैं आपको रोकूंगा, एक क्विक ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि कैबिनेट के पोर्टफोलियोज लगातार आ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या होगा। क्विक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। किसको क्या, कॉमर्स और इंडस्ट्री भी पीयूष गोयल देखेंगे, उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी पीयूष गोयल हैं, ये एक खबर और आ चुकी है। थोड़ी देर रुक जाइए, ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं, आपको बताएंगे किस मंत्री को क्या विभाग मिला।